हेलो। ओके, मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं जो हूँ ये वाला पार्ट आज मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का कंप्लीट कर दूँ। ये मेरा आखिरी पार्ट है इसका। ये जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, बल्कि इससे कुछ स्टेप आगे भी करवाए थे। तो मैं क्योंकि एक मिस्टेक थी उसके अंदर, तो वो मैंने दोबारा से लिखी है कि मैंने यहाँ पे एक तो क्रॉस नहीं डाला हुआ था, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ई क्रॉस नहीं डाला था। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास एक्चुअली ई क्रॉस डेल क्रॉस ई का जो एक्सप्रेशन है वो ये आया, और ये हमने फोर्थ, आप वीडियो देख लेंगे तो प्रोडक्ट रूल 4 को यूज़ करके हमने इसको फाइंड किया था। तो इसी तरह अगर हम इसको बी के लिए फाइंड करें तो ई की जगह हर जगह बी आ जाएगा, तो हमारे पास सेम यही रिलेशन जो है वो बी के लिए आ जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन है, इसके अंदर ई क्रॉस डेल क्रॉस ई की जगह और बी क्रॉस डेल क्रॉस बी की जगह आपने ये जो ऊपर आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस आए हैं ये हमने पुट कर देने। और यहाँ पे मैंने एक स्टेप ये आपको बताया था कि एक्चुअली ये था डेल क्रॉस बी था, तो हमने इसमें को क्रॉस प्रोडक्ट को हमने एक्सचेंज किया, मतलब बी को हम इधर लेके आए हैं, तो बी को इधर लाने की वजह से एक माइनस साइन आ गया जो यहाँ पे आ गया। जैसे आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, तो ओबियसली जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइन आ जाता है। फिर उसके बाद हमने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, थोड़ी सी काफ़ी लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसकी वैल्यू पुट की, दो टर्म्स उसकी आ गई। इसी तरह बी क्रॉस डेल क्रॉस बी की वैल्यू पुट की और दो टर्म्स जो है वो उसकी आ गई। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे ई वाली टर्म्स जो है वो 3 है और बी वाली जो है वो 2 टर्म्स हैं। तो हम लोग जो है इसको इसमें एक और टर्म ऐड करेंगे। हम लोग इस जो टर्म ऐड करें उससे इस एक्सप्रेशन की फ़िज़िक्स चेंज नहीं होगी, बस जो है ना वो हम लोग ऐड करने से एक सिमेट्री आ जाएगी बिटवीन ई एंड बी फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एक सिमेट्री आ जाएगी। और वो जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं वो डेल डॉट बी है, और जो कि ज़ीरो के बराबर है। बाय मैक्सवेल इक्वेशंस हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। उसका रीज़न क्या है कि आपके पास कोई आइसोलेटेड नॉट सॉल्व मैग्नेटिक चार्जेस या मैग्नेटिक पोलोपोल नेचर मोनोपोल्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम ये वाली टर्म जो है वो डेल डॉट बी इंटू बी जो है ओवर म्यू नॉट, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली टर्म बी डॉट डेल बी, हम डेल डॉट बी ओवर म्यू नॉट ये वाली टर्म जो है वो ऐड करेंगे। तो हम ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसमें हमने सिंपल क्या किया कि ये वाली टर्म हमने ऐड कर ली। अच्छा, इस स्टेप में मैंने अभी फ़िलहाल ऐड नहीं की, ये जो है वो मैं इस स्टेप में आके मैंने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये इसमें एक सिमेट्री आ गई। ई की आपके पास जिस टाइप की 3 टर्म्स आई हैं बिल्कुल वैसी ही आपके पास बी की भी आ गई है। नेक्स्ट में मैंने इनको इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये ई की टर्म है, वैसी ही बी की टर्म है, इसी तरह ये वाली ई की टर्म है, इसी तरह बी की टर्म है, इस तरह ये दोनों हैं, और एक ये वाली टर्म जो साथ चल रही थी। अब इसमें हमने पहली दोनों टर्म में से एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, दूसरी दोनों टर्म में से हमने 1/म्यू नॉट को कॉमन ले लिया, और इस वाली टर्म में से हमने हाफ को कॉमन ले लिया, माइनस हाफ को। तो हमारे पास एक इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी अगली सा लग रहा है, तो इसको कंप्रेस करके हम मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर की फॉर्म में लिखेंगे जो कि टी है। और मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर के बारे में अब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उसके लिए हम पूरा एक्सप्रेशन हमने टेंसर की फॉर्म में नहीं लिखा, सिर्फ इस लास्ट पार्ट को छोड़ के जो बाकी पार्ट है, बाकी जो 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास हमने इसको कंप्रेस करके इस फॉर्म में लिख दिया है। तो ये जो पूरी 3 टर्म्स हैं एक्चुअली इसको अगर आप टेंसर की फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपको वही टर्म्स देगा जो आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर आ रही हैं। इससे पहले मैं आपको इस फाइनल टर्म का बस बता दूं कि आपके पास जो फाइनल टर्म है इसको भी जो है वो एस की फॉर्म में लिखा गया है। एस जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर है, जैसे पिछले लेक्चर्स में मेरे था जिसमें मैंने पॉइंटिंग वेक्टर्स के ऊपर जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन जो डेरिवेशन हमने की थी। तो इसमें हमने एस की वैल्यू n/म्यू नॉट ई क्रॉस बी के बराबर है। तो हमने बस क्या करना है कि क्योंकि इसको हमने इन टर्म ऑफ एस लिखना है, तो हम जो है अगर आप देख लें कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँ, अगर मैं इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा 1/म्यू नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई क्रॉस बी। तो बेसिकली आपने म्यू नॉट को इधर ले जाना है
और विद रिस्पेक्ट टू एस आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसको फिर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। ये आप खुद करके देख लेना। इसको एस के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से आपने इससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इट्स मीन कि आप इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर लिख सकते हैं। अब हम टेंसर के ऊपर बात करते हैं कि आपके पास जो हमने चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है टेंसर, वो बेसिकली आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है होता है। टेंसर बेसिकली जो आपके पास, टेंसर ज़रूरी नहीं है 3x3 का मैट्रिक्स हो, लेकिन जो भी हमने यहाँ पे जो मैक्सवेल टेंसर इंट्रोड्यूस करवाया है वो 3x3 का मैट्रिक्स है। और आपको पता है कि 3x3 के मैट्रिक्स के अंदर 9 टर्म्स होती हैं। और इसमें ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली आई एंड जे को आप चेंज करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट टर्म्स मिलती रहती हैं। तो हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल 9 टर्म्स हैं। तो मतलब आई एंड जे जो है वो आपके पास इंडिसेस हैं जो कि चेंज होंगे। आई 1 2 3 तक चेंज होगा, सिमिलरली जे भी 1 2 3 तक चेंज होगा। तो आपके पास जो है ये 1 2 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकली ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 फॉर एक्स, 2 फॉर वाई एंड 3 फॉर जे। तो आई एंड जे दोनों में आपके पास जो 1 2 3 हैं वो फिजिकली आपके पास एक्स वाई जी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के। इसके अलावा जो ये वाली टर्म इसमें आ रही है आपके पास, ये आपके पास क्रोनिकल डेल्टा है। क्रोनिकल डेल्टा जो है वो बाय डेफिनेशन क्या है कि आपके पास जब आई एंड जे दो इंडिसेस सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर ये दोनों इंडिसेस जो हैं वो अगर डिफरेंट हो जाएं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे मैंने इस क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन लिख दी है इन केस अगर आपको ये बात नहीं पता। इसके अलावा ई स्केयर एंड बी स्केयर जो इस एक्सप्रेशन में मौजूद है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है ई स्केयर का मतलब है ई डॉट ई, मतलब ई एक्स स्केयर प्लस ई वाई स्केयर प्लस ई जेड स्केयर, और बी स्केयर भी इसी तरह बी डॉट बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस बी जेड स्केयर। अब ये आपके पास जो टेंसर है जिसके दो इंडिसेस हैं, इसमें आई एंड जे, आई जो है वो आपके पास जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से ये इसके 9 कंपोनेंट्स हैं। आप आई की वैल्यू को चेंज करें, आई की वैल्यू को फिक्स रखें, जे की वैल्यू को चेंज करें। अगर आप हर रो में देखते जाएं, आई को 1 रखा, जे को चेंज किया, इसी तरह आई को 2 रखा, फिर जे को चेंज किया, फिर आई को 3 रखा और जे को चेंज किया। तो ये जो मैंने मैपिंग की हुई है इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ये जैसे T21 है या T12 है, इसमें अगर आप ऑर्डर को चेंज कर लिया इंडिसेस के तो उससे चेंज करने से भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दो टर्म्स जो है वो जैसे T21 और T12 हो गए, या T31 और T13 हो गए, या T32 और T23 हैं, ये आपस में टर्म्स जो हैं वो सेम हैं तो होंगी। तो बेसिकली इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो आई एंड जे के इंडिसेस को चेंज करने के बावजूद अगर आपके पास ये मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक रहे तो आपके पास ये क्या होगा कि ये सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप दो इंडिसेस को अगर चेंज भी कर लें, इंटरचेंज भी कर लें, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। अब आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास टेंसर है, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, ये आपके पास टी जो है वो सिमेट्रिक है, और इसके अलावा ये कि वो रैंक 2 का टेंसर है। और आपके पास जो है 3x3 रैंक 2 टेंसर का मतलब है 3x3 मैट्रिक्स। आपके पास टेंसर्स के अंदर जो स्केलर्स होते हैं वो रैंक 0 मैट्रिक्स, रैंक 0 टेंसर्स होते हैं। फैक्टर्स जो है वो रैंक 1 टेंसर होते हैं, और मैट्रिसेस जो है वो रैंक 2 टेंसर होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिसेस। आपके पास जो ये इंडिसेस होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो टेंसर है उसका ऑर्डर क्या होगा, कि वो कितनी डायमेंशंस में चेंज हो रहा है। आपको पता है मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये हर एलिमेंट जो है वो अपनी रो एंड कॉलम की पोजीशन से एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब अगर ये इधर मौजूद है तो मैं सिर्फ अगर आपको ये बताऊं कि ये इस रो में है तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस कॉलम के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए आपको उसकी रो एंड कॉलम दोनों का बताना पड़ता है कि वो किस रो एंड किस कॉलम है, तभी एग्जैक्ट उसकी पोजीशन का पता चलता है। तो जो इंडिसेस होते हैं वो बेसिकली आपको ही वो डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर किसी की को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी नंबर की कि ही आपको दो इंडिसेस रिक्वायर हैं तो इट्स मीन कि वो रैंक 2 का टेंसर है। तो जैसे वेक्टर्स होते हैं सिंपल, जैसे अगर आप बी वेक्टर की बात करें उसके 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी। मतलब आप एक्स डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड बता दें और डायरेक्शन बता दें कि वो किस पोजीशन पे है, वाई डायरेक्शन में वो किस पोजीशन पे पड़ा है, और जेड डायरेक्शन में किस पोजीशन पे पड़ा है। तो आप हर कंपोनेंट एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स की वाई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, वाई की जी पे कोई नहीं है, इस तरह एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली आपके पास ये इंडिपेंडेंट इंडिसेस जो हैं ये एक सिंगल इंडिसेस है, तो ये रैंक 1 टेंसर होगा आपके पास।
अब हम लोग जो है वो आगे देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ये टेंसर किस तरह से, जो मेरे ऊपर टेंसर आपको डिफ़ाइन किया है, ये टेंसर किस तरह से आपको ये 9 एलिमेंट्स देता है। तो हमने इसमें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आई एंड जे की वैल्यूज़ 1 2 3 तक चेंज हो रही हैं, तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। अब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं समझाने के लिए मैंने इधर ऐड नहीं किया था, तो मैंने सेपरेटली लिख लिया कि ये किस तरह से आया है। मैंने एक सॉल्व किया है, बाकी आपको समझ आ जाएगा, तो आप उसको देख लें। अब मैंने टी आई जे इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आई एंड जे को 1 ले रही हूँ, दोनों को सेम। अभी मैं सेम इंडिसेस के लिए करूँगी और फिर मैं डिफरेंट के लिए करूँगी। दोनों को सेम ले लें। अगर आप आई एंड जे हर जगह, मैं एक 1 के लिए सॉल्व कर रही हूँ, दोनों को मैंने 1 ले लिया, या दोनों को x ले लें, जैसे 1 जो है वो x को करस्पॉन्ड भी करता है। तो जैसे मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में पहले बताया था कि अगर आपके दोनों इंडिसेस सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब दोनों अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस हाफ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये ई स्केयर। इसी तरह ये वाली जो टर्म है, सॉरी मैंने यहाँ पे जब लिखा है तो मैंने सिर्फ ई वाली टर्म ही लिखी है, मैंने बी वाली टर्म नहीं लिखी, लेकिन उसली बी टर्म भी इंक्लूड है, क्योंकि मैं बस आपको समझाना मकसद था। उसली बी टर्म भी बिल्कुल वैसे ही आएगी, B1 माइनस हाफ, और फिर उसके बाद ये आपके पास 1 हो गया, और ये बी स्केयर। तो मैं सिर्फ ई वाली टर्म आपको भी समझा रही हूँ, उसी तरह से मेरे लिए आपने बी को भी सॉल्व करना है। तो क्या है आपके पास ई स्केयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो ई एक्स स्केयर प्लस ई वाई स्केयर प्लस ई जेड स्केयर है। 1 एंड एक्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 1 भी एक्स को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको एक्स एक्स कर दिया। तो आपके पास 1 की जगह मैंने एक्स एक्स कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे मैंने ई स्केयर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद ओहो, मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो फिगर है ये शायद मेरे उसके अंदर नहीं आई। एक मिनट, नहीं ये नहीं आ रही, एक मिनट। अब हाँ, अब आ रही है ये, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था, तो अब मैंने इसमें क्या कर दिया कि T11 जो है, अब मैंने 1 की जगह x लिख दिया। तो यहाँ पे दिखाने के लिए आपको EX माइनस हाफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या होगा कि आपने ये जब इसे खोलेंगे ब्रैकेट, तो EX, ये तो EX स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म जो है वो आपके पास, बाकी तो दोनों जो है उनकी तो उन जैसी कोई टर्म यहाँ नहीं है, मतलब y वाली कोई टर्म नहीं है, z वाली और कोई टर्म नहीं है, तो ये दोनों तो ब्रैकेट खोलने के बाद वैसे ही रह जाएंगे। ये हाफ ई एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, और आपको क्या दे देगा, हाफ ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने क्या किया कि जो ई एक्स स्क्वायर एक था और एक माइनस हाफ ई एक्स स्क्वायर था, वो कैंसिल होकर आपके पास क्या रह गया, सिंपल हाफ ई एक्स स्क्वायर। तो हाफ तीनों के साथ आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया। अब जब लिखेंगे तो आपको चौथी क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से। इसी तरह आपने बी के लिए सॉल्व किया और हाफ को कॉमन ले लिया। तो इसी तरह आपने जो है वो 1 के लिए और दोनों के लिए सॉल्व कर लिया, फिर 2 के लिए और फिर 3 के लिए। अब इसमें कि आपके पास जो है वो साइक्लिक परम्यूटेशन है। अगर आप देखें एक्स वाई जी है अगर, तो फिर आपके पास नेक्स्ट में अगर आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा, तो y z x, ठीक है। और अगर आप 3 ले रहे हैं तो पहली टर्म जो है वो z हो जाएगी, तो z x y। तो आपने साइकिल का ख्याल रखना है, x y z है, y z x एंड z x y, दिस इज साइक्लिक परम्यूटेशन। अब हम डिफरेंट के लिए देख लेते हैं। ये तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स आ गए आपके पास सारे, ठीक है। और ये आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, जिसका मैंने आपको पहले बताया, सिमेट्री की वजह से आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में पेयर करें, 1 2 2 1 के साथ, 3 1 3 1 के साथ, और 2 3 3 2 के साथ। तो हम कह सकते हैं टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी वाई एक्स, इसी तरह टी एक्स जेड इज इक्वल टू टी जेड एक्स, और टी वाई जेड इज इक्वल टू टी वाई जेड। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अब हम क्या करते हैं, हम एक को 1 पुट कर देते हैं और एक को 2 पुट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्रॉनिकल डेल्टा के साथ दोनों इंडिसेस डिफरेंट हो जाएंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट टर्म सर्वाइव करेंगी। तो इसलिए आपके पास इस टर्म्स में देख लें तो आपके पास सिंपल पहली टर्म्स जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। आई जे की वैल्यूज़ उस हिसाब से आपने पुट कर ली हैं। अगर आपके पास एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड है तो एक्स जेड हो जाएगा, और वाई जेड है तो वाई जेड हो जाएगा। तो ये भी साइक्लिक परम्यूटेशन से ही आ रही हैं। एक्स वाई है, फिर आपके पास क्या है, इसी तरह आपके पास एक्स जेड या जेड एक्स हो गया,
और इसी तरह वाई जेड या जेड वाई हो गया। ये मैंने साइकिल सा बनाया भी है कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, आपके पास ये साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब हम एक और चीज़ डिफाइन करने लगे हैं कि हमने इस टी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद ए इज़ अ वेक्टर एंड टी इज़ अ मैट्रिक्स एक्चुअली। तो ए जो है वो रैंक 1 टेंसर है और टी जो है वो रैंक 2 टेंसर है। तो जब वेक्टर एंड मैट्रिक्स मिलते हैं तो आपके पास क्या देते हैं, आपको एक वेक्टर ही देते हैं। और वैसे भी आप मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लें, वेक्टर जो है वो आपके पास एक रो मैट्रिक्स होता है। तो अगर आप एक सिंपल रो मैट्रिक्स अगर देखें जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो वो उसका ऑर्डर क्या होगा 3x1 और टेंसर का ऑर्डर क्या है 3x3। जब आप 3x1 एंड 3x3 के मैट्रिक्स को 3x1 नहीं 1x3 होगा। तो अगर आप 1x3 एंड 3x3 के मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है आपके पास क्या आएगा। तो वो आप इसे देख लें कि आपके पास 1x3 एंड 3x3 मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1x3 का ही मैट्रिक्स आएगा, मतलब आपके पास एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, और वो वेक्टर कौन सा होगा, एक रो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको वैसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक 1x3 का मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको सिंपल 1x3 का मैट्रिक्स ही देता है जो कि एक वेक्टर होता है, रो वेक्टर। तो जैसे रो मैट्रिक्स है और इसको हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो टेंसर के में आप जो है वेक्टर्स को जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप कैसे लिखते हैं, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास जब आप दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आपके पास एक वेक्टर है और एक मैट्रिक्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपके पास एक वेक्टर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे वेक्टर आ रहा है, कि आप ये समझ लें कि जैसे आप एक रो मैट्रिक्स को एक 3x3 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रो मैट्रिक्स ही आएगा और वो जो रो मैट्रिक्स है वो बेसिकली एक वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपने उस वेक्टर जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसका कोई भी कंपोनेंट आपने फाइंड करना है तो उस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम उसका कोई भी कंपोनेंट 1 2 3 जो भी हमारे पास एक्स वाई जी कोई भी कंपोनेंट है उसको हमने जे कह दिया। तो आपके पास अगर आपने कोई भी एक कंपोनेंट उसका फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसमें से आपने फिर वो वाले, आप अगर देखें जैसे इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो यहाँ पे भी मेरे पास जे आएगा, तो इट्स मीन कि मैं इसका जेथ कंपोनेंट मुझे चाहिए। तो आपके पास ए आई, जैसे क्योंकि ये वेक्टर है और ये रैंक 1 टेंसर है तो उसका एक ही इंडेक्स होगा, और जो टी है वो आपके पास रैंक 2 टेंसर है उसके 2 इंडेक्सेस हैं। तो इस डॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जो जे है वो फिक्स होगा, ठीक है। आपके पास जो आपको कंपोनेंट चाहिए उसके हिसाब से आपका जे होगा। आपको फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए तो आप जे को 1 लिखेंगे, आपको सेकंड कंपोनेंट चाहिए तो जे को 2 लिखेंगे, और आपको थर्ड कंपोनेंट चाहिए तो आप जे को 3 लिखेंगे। तो आपके पास जो समीशन है वो किसके ऊपर होगा, वो आई के ऊपर होगा। बेसिकली टेंसर के अंदर जो इंडेक्स रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर समीशन होता है, और यूजली हम समीशन को नहीं लिखते होते टेंसर में, हमें पता होता है कि जो रिपीट हो रहा है वही आपके पास जो है वो उसके ऊपर ही समीशन होगा। इसी तरह अगर मैं टी का दूसरे साइड से डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मैं वो भी एक वेक्टर ही आएगा, लेकिन वो जो वेक्टर होगा अगर आप देखें तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि टेंसर जो है वो 3x3 है और वेक्टर यहाँ पे अगर जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 1x3। तो अगर आप इसको देखें तो जो आपके पास अगर जब आप सी जो आपके पास वेक्टर है जो आप टी और ए के डॉट से ही आ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि आपके पास इस दफ़ा जो आप टी का डॉट ले रहे हैं वो दूसरी साइड से अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके पास डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास क्या है कि कम्यूटेटिव नहीं होती। तो वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे जब आप इसका ए का राइट हैंड साइड से डॉट लेंगे टी के साथ तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो रो मैट्रिक्स नहीं आएगा जैसे बी आया था, बल्कि वो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, लेकिन वो भी एक वेक्टर ही होगा और उसके भी आपके पास क्या होंगे 3 ही कंपोनेंट होंगे। तो टी जो है वो 3x3 मैट्रिक्स होगा और ए जो है वो आपके पास यहाँ पे फिर ऑब्वियसली आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि ए भी जो है वो आपके पास क्या हो कॉलम की फॉर्म में ही हो, तो वो 3x1 हो, अदरवाइज़ तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा 3x1 एंड 3x1 जो है वो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका भी वही प्रोसेस है, इसमें आपको आयत इसका जो आपको कंपोनेंट चाहिए
ith कंपोनेंट अगर आपको चाहिए तो आप i को फिक्स रखेंगे और j को जो है वो आप चेंज करेंगे। जो इंडेक्स रन हो रहा है वो j है, मतलब समीशन जो है वो j के ऊपर है, तो रिपीट जो है वो j ही हो रहा है, तो इट्स मीन के समीशन उसके ऊपर है। तो आपके पास कोई भी वेक्टर है उसका आप b वेक्टर डिफ़ाइन किया a डॉट t के साथ और c वेक्टर हमने डिफ़ाइन किया t डॉट a के साथ। ओके, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। bj मतलब b वेक्टर का कोई भी jth कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप ये प्रोसेस करेंगे और c वेक्टर का कोई भी ith कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप ये करेंगे। जो कंपोनेंट फाइंड करना है उस इंडेक्स को आपने फिक्स रखना है और दूसरे इंडेक्स के ऊपर आपने समीशन को रन करना है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं जो b मैंने डिफ़ाइन किया था a डॉट t, इसमें अगर मैं a की जगह डेल ले लूँ, ठीक है, डेल डॉट t ले लूँ, और जैसे मैंने बताया कि आप जब दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो उसके साथ एक नीचे इंडेक्स आएगा जो आपको बताएगा कि आपको उसका कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए। तो जैसे ऊपर हमने a डॉट टी किया था और उसके साथ हमने एक j लगाया था, इसी तरह जब हमने यहाँ पे डेल डॉट टी किया है तो यहाँ पे भी उसके साथ एक छोटा सा j लगाया है। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है ऊपर, एक्चुअल जो आपके पास एक्सप्रेशन था, जो हमारे पास जिसको हमने एक्चुअली टी की फॉर्म में लिखना था, वो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला। तो एक्चुअली अगर जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कह रही हूँ कि ये टी के बराबर है, तो बेसिकली आपके पास एक्चुअली मैं देखूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन इट्सेल्फ टी के बराबर नहीं था, बल्कि इसमें से ये जो डेल है उसको निकाल के जो आ रहा है वो बेसिकली टी था, अगर आप इसको गौर करें, ठीक है। डेल को निकाल के बाकी जो टर्म्स आ रही हैं वो थी। तो अब मुझे अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए एक्चुअली, तो इसका मतलब है कि मुझे डेल को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जो मैं डेल डॉट टी ले रही हूँ वो इसी वजह से ले रही हूँ क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें, क्योंकि इनमें आप देखें हर टर्म के साथ डेल आ रहा है, ठीक है। तो डेल को निकाल के बाकी जो टर्म्स बच रही थी एक्चुअली उसको हमने टी कहा था। तो जब हम डेल इस पर अप्लाई कर देंगे, इस पर इन सब इस वाले टर्म के ऊपर, एक्चुअली जब मैं इस टी के ऊपर डेल अप्लाई करूँगी तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो टी के ऊपर जब मैंने डेल अप्लाई किया तो मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स पे भी मेरे पास डेल आ गया। अब जब मैं इन दोनों टर्म्स पे डेल आएगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्योंकि प्रोडक्ट हैं, तो जो डाइवर्जेंस जब इन पे अप्लाई होगी तो प्रोडक्ट रूल की तरह होगी, पहले एक पे अप्लाई होगी फिर दूसरे पे अप्लाई होगी। जैसे देखें ये वाला केस है, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा, पहले इस पे अप्लाई होगी, ये ऐसे ही रहेगा, और फिर इस पे अप्लाई होगी और पहली वाली टर्म ऐसे ही रहेगी। इसी तरह इस वाले केस में भी आ जाएगा। तो वो जो दो दो टर्म्स हैं जो यहाँ पे आपको एक एक लग रही हैं और आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे तो एक दफ़ा लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे ये दो दो हैं, मतलब अगर आप काउंट करें तो ये टोटल तकरीबन 6 टर्म्स बन रही हैं, यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं। तो जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस जब इन पर अप्लाई होगी तो जब दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास दो दो टर्म्स आ जाएंगी। तो ये वाली दो टर्म्स वाला इशू वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप टी के ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से आपको वही फॉर्म देगा जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में आ रही थी। तो देखें, एक के ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई हुई, दूसरी टर्म साथ ऐसे ही रहेगी, फिर पहली वाली ऐसे ही रही और दूसरी वाली पे डाइवर्जेंस अप्लाई होगी, और माइनस हाफ डेल ई स्क्वायर। तो इसी तरह आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। और फिर आपके पास ये हो गया, तो जो फोर्स टोटल फोर्स थी उसके अंदर आपके पास क्या हो गया, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो कि डेल डॉट टी के बराबर है वो आ गया, और जो भी मैंने आपको दिखाया था पीछे। और फिर साथ जो टर्म आ रही थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी के बराबर है। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपको कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन था जिसमें ये पूरी टर्म जो है वो डेल डॉट टी के बराबर हो गई है सिंपल, और ये वाली टर्म जो है वो आपके पास किसके बराबर होगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल एस बाय पार्शियल टी के। तो ये जो है इस तरह से आपके पास ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे आप फोर्स डेंसिटी भी कहते हैं, और इसको आप बहुत कम्पैक्टली और एलिगेंटली ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो ये फोर्स है ये आपके पास क्या है, फोर्स डेंसिटी, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये फोर्स सिंपल नहीं है बल्कि ये फोर्स डेंसिटी है। तो इसमें आपके पास जो टी है
वो आपके पास मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर है, और एस जो है वो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है। तो अगर आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, ये मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर है और एस जो है वो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है। और अगर आपने ये, क्योंकि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो आप इसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप एफ़ की जो वैल्यू आई है आपके पास स्मॉल एफ़ की, आपने वो पुट की। और अगर आप इन टर्म ऑफ इनको लिखना चाहते हैं आर्गूमेंट के फॉर्म में, तो आप इसको यूँ आर एंड टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सिंपल आपने ब्रैकेट के अंदर बता दिया कि इसके जो एफ़ है वो आर एंड टाइम एंड पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरह टी भी टाइम एंड पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड एस भी टाइम एंड पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो किसी भी फंक्शन, किसी भी वेक्टर की डाइवर्जेंस को उसके सरफेस की इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है। तो डेल डॉट टी को आप टी डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इन टर्म ऑफ मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारे पास जो ग्रिफिथ का 8th चैप्टर था, उसमें जो हमारे पास टॉपिक था जिसके अंदर हमने मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का जो टॉपिक था उसका मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है, और पूरी डेरिवेशन भी कंप्लीट कर दी है। और इसको अगर आप सही तरह से स्टेप्स लिखेंगे और जो मैं बोला है वो साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और ओके, तो अपनी बुक के साथ आप मैच करके देख लेना, आपके पास यही जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास आएगा। जो आपकी बुक में है वो भी एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है। तो उन्होंने भी आखिर में जो आपके पास ये वाला डाइवर्जेंस वाली टर्म है, इसको बाय डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो आपके पास उन्होंने इसको इसमें चेंज कर दिया। तो अगर आपके पास स्टैटिक केस हो, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक का केस ना हो बल्कि स्टैटिक केस हो, तो आप क्या कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो एस डी टॉ है, ठीक है, वो आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जब एस डी टॉ टाइम इंडिपेंडेंट, स्टैटिक केस में एस डी टॉ जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो सेकंड टर्म है इस एक्सप्रेशन में वो ड्रॉप हो जाएगी, और आपके पास सिंपल जो है आपके पास जो फोर्स है टोटल, वो आप उसको मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर को अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चार्जेस के ऊपर, जो भी आपके पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको ये बता रहा है राइट हैंड साइड कि वो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर एट दी बाउंड्री। तो अगर आप देखें तो ये एरिया, मतलब ये जो भी वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज है, उसकी जो उसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर जिसने उसको इनक्लोज किया हुआ है उसके ऊपर इसकी इंटीग्रेशन है। तो फिज़िकली जो आपके पास टी होता है, ये आपके पास क्या है एक्चुअली, टी क्या है, ये तो फोर्स है, यहाँ तो फोर्स आ गई ना, तो ये टी क्या है, ऑब्वियसली अगर आप देखें तो टी डॉट डी ए जो है उस, ये जो पूरी टर्म अगर ये फोर्स है तो इस पूरी टर्म का भी जो डायमेंशन है वो फोर्स की होनी चाहिए। तो ये पूरी टर्म की डायमेंशन अगर फोर्स की है तो इट्स मीन कि टी की इटसेल्फ जो डायमेंशन है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर आपको बताओ कि फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये बेसिकली टी क्या है, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस। तो आप इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि जो टी आई जे है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, और इसमें जो आई जे हैं, जो आपके पास आई एंड जे होते हैं जो ऊपर हमने देखे हैं, आई जो है वो आपको ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, आयत डायरेक्शन में लग रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर आयत डायरेक्शन में लग रही है। तो आपके पास क्या है, और जो जे है वो आपको उस एरिया जो सरफेस जिसके ऊपर जो है फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन बताता है, क्योंकि आपको पता है एरिया की भी डायरेक्शन होती है। तो टी आई जे इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया इन द आयत डायरेक्शन एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट ऑफ सरफेस ओरिएंटेड इन द जे डायरेक्शन। तो आपके पास जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे टेंसर के, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाए थे, तो जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि टेंसर हमारे पास लिखा हुआ है जो वहाँ पे, ये इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, जो ये वाले टी एक्स एक्स टी वाई वाई टी जेड जेड, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसको देखें, प्रेशर का क्या मतलब है,
एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला कंपोनेंट होता है वो आपको डायरेक्शन फोर्स की बता रहा है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपको डायरेक्शन ऑफ एरिया बता रहा है। तो आपके पास जो पहला कंपोनेंट है अगर वो एक्स है और दूसरा भी एक्स है, तो इट्स मीन कि फोर्स भी आयत डायरेक्शन में लग रही है और एरिया की डायरेक्शन भी क्या है, आयत है। तो अगर आयत है, ठीक है, अगर दोनों जो है वो सेम हो, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो एरिया की डायरेक्शन है, तो उस वक्त जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो, फोर्स की भी और एरिया की डायरेक्शन, तो आपके पास वो प्रेशर की, क्योंकि आप देखें फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन और जो एरिया की डायरेक्शन है अगर वो सेम हो तो आपके पास वो प्रेशर कहलाता है। तो इसलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपके पास जो है दूसरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास जो एरिया की डायरेक्शंस हैं और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं, इसे हम शेयर कहते हैं। और शेयर स्ट्रेस जो होते हैं जो कि वो एरिया के अंदर चेंज लाती है, जिसे हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। तो कलेक्टिवली वो स्ट्रेस ही होता है, फिर उसके आगे फर्दर डेफिनेशंस होती हैं कि वो आपके पास कौन से टाइप का स्ट्रेस है। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो आपके पास वो स्ट्रेस होता है जो आपके पास शेप के अंदर, एरिया के अंदर जो है वो चेंजेस लाता है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको ये बतानी थी कि ये जो टेंसर्स हैं इसमें आपके पास ये जो एक्स एक्स, एक्स वाई एंड एक्स जेड हैं, ये बेसिकली आपके पास एक तरह के आपको यूनिट वेक्टर्स भी बता रहे होते हैं। इसके साथ एक्स हैट होगा, इसके साथ एक्स हैट वाई हैट होगा, इसके साथ एक्स हैट जेड हैट होगा। तो बेसिकली वो साथ यूनिट वेक्टर्स भी आपके पास होते हैं। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह के, उस हिसाब से उसके यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं। और इसको अगर आप देखें तो उसको सिंपल एक वेक्टर की तरह हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इसके ऊपर जो है वो डबल एरो वाला, मैंने कहीं सही तरह से शायद डाला नहीं है, डबल एरो वाला अपनी बुक में आप देखेंगे तो एक जो है वो डाला होता है, वो डिफेक्टर से उसको डिफरेंट करने के लिए कि ये आपके पास सिंपल वेक्टर नहीं है बल्कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है। ओके, वी आर डन विद दिस। अब हमारा मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी कि अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें।